दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूंगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव और अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूंगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप न करे। यही तो दिक्कत है। आमतौर पर यह दिक्कत आती ही है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते ही नहीं है कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं, मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूँ। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं। अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है। उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। हाल में मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशन परामर्शदाता से पड़ा जो चाहती थी कि मैं उसे हर महीने $4000 की फीस दूं। मैंने उससे पूछा कि $4000 की फीस के बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे मीडिया में हर महीने कम से कम $20000 का प्रचार प्रसार मिलेगा। मैंने कहा, अगर आप इसके आसपास परिणाम नहीं दे पाई तो क्या होगा? उसने जवाब दिया कि क्योंकि वह अपना समय लगा रही है, इसलिए वह इतनी फीस की हकदार है। मैंने जवाब दिया, आपके समय की फीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फीस देने में है, और अगर आप वह परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? दूसरी तरफ अगर आप इससे ज्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज्यादा फीस मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव यह है, आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवाएंगी, मैं आपको उसकी 50% फीस दूंगा। आपके बताए आंकड़ों के अनुसार कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फीस से 2.5 गुना रकम है। क्या वह इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वह कंगाल थी? हाँ। और वह जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी, या कम से कम जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर न हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार न हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मान लें आप पेन का बिजनेस करते हैं और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवाकर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान ले आप समाज थेरेपिस्ट हो और इतने सौभाग्यशाली हो कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे ही मालिश करवाना चाहें। आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि मैं क्यों पेन के बिजनेस में नहीं हूँ। आप और कर भी क्या सकते हैं? लाइन में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि निजी सेवा व्यवसाय में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद न करें, जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका न खोज लें। अपने सेमिनारों में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूँ जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने के वे हकदार हैं। मेरी प्रतिक्रिया होती है, किसकी राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते हैं? या अगर यह संभव न हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते हैं? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना ही कमा रहे हैं। न जाने क्यों मेरी इस सलाह से वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है वे लोग तो बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं। अक्सर ज्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में
सबसे बड़ा डर यह होता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने में डरते हैं। मेरे अनुभव में स्थायी तनख्वाह की चक्करघूनी में फंसे ज्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि यह काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। ज्यादातर माता पिता कुछ ज्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा, नियमित तनख्वाह पर काम नहीं करने वाले व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे। मुझे याद है मेरे माता पिता ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। शुक्र है मेरा जवाब था, उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी माँ बौखला गई। बहरहाल मेरे पिता ने कहा, अच्छा है, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ का प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शन लें। साधन चाहे जो हो, बस यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वह बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। पहला कारण यह है कि ज्यादातर मिलेनियल अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं। दूसरा कारण यह है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टैक्स अधिकारी आपकी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हो। जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्सों में बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्चे जैसे कार, यात्रा, शिक्षा और यहाँ तक कि मकान पर भी टैक्स की बचत कर लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से अपना खुद का बिजनेस बनाना लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की जोरदार योजना न हो तो चिंता न करें, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। बेचना दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। इसमें निपुण लोग ढेर सारी कमाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं और उनके पास वे सभी प्रोडक्ट तथा सिस्टम है जो आपको शुरुआत में चाहिए। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता हो तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज बन सकता है। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, एक पल के लिए भी यह न सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय और ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो 20,000 से $50,000 तक की मासिक आमदनी, हाँ मासिक, कोई असाधारण बात नहीं है। चाहे जो हो, सिर्फ साइन करके और पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने भर से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन जाने, शायद आपको प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच लें और आपको अच्छी आय भी हो जाए। एक और विकल्प अपनी नौकरी के बदले में अनुबंध करना है। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो वह आपके बजाय आपकी कंपनी को भुगतान देगा उसी काम के लिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर आपके पास एक दो और क्लाइंट हो, भले ही वे पार्ट टाइम हो, तो आपको कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है और आप बिजनेस मालिक के टैक्स लाभों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने, ये पार्ट टाइम क्लाइंट आगे चलकर फुल टाइम क्लाइंट बन जाएं और आपको लिवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप सारा काम करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लें और अंततः फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। आप सोच सकते हैं, मेरा बॉस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। मैं इस बारे में इतनी गारंटी से कुछ नहीं कहूंगा। आपको यह बात समझनी होगी कि किसी कर्मचारी पर कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। कंपनी को न सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती है, बल्कि इसके अलावा सरकार को उस तनख्वाह का 25% या इससे ज्यादा टैक्स के रूप में देना होता है। इसमें ज्यादातर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की कीमत भी जोड़ दें तो शायद सब मिलाकर तनख्वाह का 50% हो जाता है। अब अगर कंपनी आपको स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में अनुबंध पर रखती है तो इसमें कंपनी की लगभग 50% बचत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद आपको कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स में ही इतना बचा लेंगे कि उससे अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं। अंत में अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। यही समझदारी भरी सलाह है। घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहली, अगर आप वर्तमान में ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपको निश्चित तनख्वाह या घंटे के आधार पर पैसा मिल रहा है, तो अपने नियोक्ता के सामने ऐसी भुगतान योजना रखें जिसमें आपको कम से कम आंशिक रूप से अपने व्यक्तिगत परिणामों और कंपनी के परिणामों के आधार पर भुगतान मिल सके। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो ऐसी भुगतान योजना बनाएं जिससे आपके कर्मचारियों या यहाँ तक कि मुख्य सप्लायर को भी उनके और आपकी कंपनी के परिणामों के आधार पर ज्यादा भुगतान मिल सके। इन योजनाओं पर तत्काल अमल शुरू कर दें।
दूसरी, अगर आप इस समय नौकरी में हो और आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान नहीं मिल पा रहा हो, तो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें। आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं, या प्रशिक्षक बन सकते हैं, या दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं, या अपनी स्वतंत्र परामर्शदाता सेवाएं उसी कंपनी को दे सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार आपको भुगतान लगाए गए समय के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर मिलेगा। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है, और आपको हर चीज नहीं मिल सकती, और हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल करियर चाहते हैं, या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं? दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, या मौज मस्ती करना चाहते हैं? दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं, या सार्थकता? दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं, या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं? दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह या वह का विकल्प आए, तो आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? यह सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। यह सिर्फ आपकी मनचाही चीजों में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। उदाहरण के लिए, इस समय मैं एक नाखुश सप्लायर से निपटने की तैयारी कर रहा हूँ, जो मानता है कि मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल को उसके द्वारा किए ऐसे खर्चों का भुगतान करना चाहिए जिसके बारे में अनुबंध में सहमति नहीं हुई थी। मेरी भावना यह है कि अपनी लागत का अनुमान लगाना उसका काम है, मेरा नहीं है, और अगर उसका ज्यादा खर्च हुआ है तो इस समस्या से उसे निपटना चाहिए। मैं अगली बार के लिए एक नए अनुबंध पर बातचीत करने का इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पुराने अनुबंधों का पालन करने का प्रबल हिमायती भी हूँ। मेरे कड़के दिनों में अगर मेरे सामने इस तरह की स्थिति आती, तो मैं अपनी बात साफ साफ रख देता और यह सुनिश्चित करता कि मैं अनुबंध में लिखी राशि से एक ढेला भी ज्यादा न दूं। हालांकि मैं उसे सप्लायर बनाए रखना चाहता, लेकिन हो सकता है कि अंततः यह चर्चा बड़ी बहस में बदल जाती। पुराने दिनों में मैं उससे मुलाकात करने जाते समय यही सोचता कि इसमें या तो वो जीतेगा या मैं। बहरहाल आजकल मैंने खुद को दोनों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, इसलिए मैं इस बातचीत में पूरे खुलेपन के साथ ऐसी स्थिति बनाने जा रहा हूँ जहां मैं उसे ज्यादा भुगतान नहीं करूंगा, और वह मेरे प्रस्ताव से बहुत खुश भी होगा। दूसरे शब्दों में, मेरा लक्ष्य दोनों को पाना है। एक और उदाहरण देखें। कुछ महीने पहले मैंने एरिजोना में एक वैकेशन होम खरीदने का फैसला किया। जिस इलाके में मेरी दिलचस्पी थी, मैंने उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे यही बताया कि अगर मैं उस इलाके में 3 बेडरूम और एक स्टडी रूम वाला मकान चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे $10 लाख देने होंगे। मेरा इरादा इस मकान में 10 लाख से कम का निवेश करने का था। ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर लोग या तो अपनी उम्मीदें कम कर लेते हैं, या फिर अपना बजट बढ़ा देते। मैंने दोनों कायम रखे। हाल ही में मुझे फोन पर बताया गया कि मैं इस जगह पर जैसा मकान चाहता था वैसा मकान मिल रहा है। वहां के एक मकान मालिक ने अपने मकान की कीमत $2 लाख घटा दी है, जिससे यह $10 लाख से कम हो गई है। दोनों को पाने के इरादे की शक्ति का यह एक और कमाल है। मैंने हमेशा अपने माता पिता को बताया था कि मैं ऐसे काम में गुलामों की तरह जुटा नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे मजा नहीं आता हो, और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी, तुम सपनों की दुनिया में रह रहे हो, जीवन फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा, बिजनेस बिजनेस है, मजा मजा है। पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास समय बचे तो तुम अपने जिंदगी के मजे ले सकते हो। मुझे याद है, इस पर मैंने सोचा था, हम्म, अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं जैसा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। क्या यह मुश्किल था? यकीनन। मैं जिस काम से नफरत करता था, कई बार तो उसे मुझे 1-2 सप्ताह करना पड़ा ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं, लेकिन मैंने दोनों को पाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद नौकरी या बिजनेस में ज्यादा देर नहीं रुका। अंततः मैं अपने मनपसंद काम को करके अमीर बन गया। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी यही सिखाने का मौका मिलता है। दोनों का नजरिया पैसे के मामले में जितना महत्वपूर्ण है, उतना किसी दूसरी चीज में नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। परिणाम स्वरूप वे यह तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, पैसा महत्वपूर्ण है। यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि यह जीवन की बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपका हाथ या पैर? दोनों ही महत्वपूर्ण है। पैसा तेल है,
यह आपको जीवन में घसीटने के बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। पैसा स्वतंत्रता है, अपनी मनचाही चीजें खरीदने की स्वतंत्रता और अपना समय मनचाहे तरीके से बिताने की स्वतंत्रता। पैसा आपको जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा आपको यह मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनके जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें। सबसे बड़ी बात, पैसा होने के बाद आपको अपनी ऊर्जा इस चिंता में नहीं गंवानी पड़ती कि आपके पास पैसा नहीं है। खुशी भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर यहाँ पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी अलग अलग है, यानी या तो आप अमीर बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं। एक बार फिर कहूंगा, यह घटिया प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग हर मायने में अमीर होते हैं वे समझते हैं कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा और खुशी भी दोनों होने चाहिए। आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। तो यहाँ अमीर, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के बीच एक और बड़ा फर्क देखा जा सकता है। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। मध्यम वर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूंगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वे केक के हकदार नहीं हैं, इसलिए वे डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं, उसके छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास केक होने का क्या फायदा अगर आप उसे खा न सके? आप इसका और क्या कर सकते हैं? अलमारी में सजाकर इसकी ओर ताकते रहें। केक खाने और मजे लेने के लिए ही बना है। यह वह चिंतन उन लोगों को भी धूल चटा देता है जो मानते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो किसी और के पास कम होगा। एक बार फिर कहना पड़ेगा, यह डर पर आधारित है। खुद को पराजित करने वाली प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। यह धारणा मूर्खतापूर्ण है कि दुनिया की सारी दौलत अमीर लोगों के पास है और वे उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जिससे बाकी लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस धारणा के अनुसार धन की आपूर्ति सीमित है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर दिन नए नोट छप रहे हैं। नोट छापने का संबंध दशकों से किसी असली संपत्ति से जुड़ा नहीं है। तो अगर दौलतमंद लोगों ने आज उपलब्ध सारे पैसे पर कब्जा कर भी लिया है, तो कल अरबों नहीं तो करोड़ों नए डॉलर आ जाएंगे। इस सीमित विश्वास वाले लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि उसी पैसे का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हर एक के लिए मूल्य बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं अपने सेमिनारों में अक्सर देता हूँ। मैं 5 लोगों को मंच पर आने पर कहता हूँ और अपने साथ एक चीज लाने को कहता हूँ। मैं उन्हें गोले में खड़ा कर देता हूँ। फिर मैं पहले व्यक्ति को $5 का नोट देकर उससे कहता हूँ कि यह दूसरे नंबर के व्यक्ति से उस पैसे से कोई चीज खरीदे। मान ले वह पेन खरीदता है, तो अब नंबर 1 व्यक्ति के पास पेन है और नंबर 2 व्यक्ति के पास $5 है। फिर नंबर 2 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 3 से क्लिपबोर्ड खरीदता है। फिर नंबर 3 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 4 व्यक्ति से नोटबुक खरीदता है। मुझे आशा है कि आप तस्वीर और मुद्दे की बात समझ गए होंगे। उसी $5 के नोट ने हर व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि की। वही डॉलर 5 अलग अलग लोगों के पास से होकर गुजरे और हर एक के लिए $5 का मूल्य निर्मित किया। कुल मिलाकर समूह में $25 का मूल्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद भी वह $5 का नोट खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार घूमता रहा और हर एक के लिए मूल्य उत्पन्न करता रहा। सबक स्पष्ट है। पहली बात, पैसा कभी खत्म नहीं होता। आप उसी पैसे का इस्तेमाल वर्षों तक हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, आप उतने ही ज्यादा पैसे को परवाह में रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि बाकी लोगों के पास ज्यादा पैसे के सृजन से ज्यादा अवसर होंगे। यह वह पर आधारित चिंतन का विपरीत है। इस चिंतन के विपरीत, जब आपके पास पैसा होता है तो आप उसका उपयोग करते हैं, तो जिसे आप पैसे देते हैं उसे भी इसका मूल्य मिलता है और आपको भी। मैं यह बात सीधे सीधे कहना चाहूंगा, अगर आप दूसरे लोगों के बारे में इतने ही चिंतित हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें उनका हिस्सा मिले, तो अमीर बनने की पूरी कोशिश करें ताकि आप समाज में पैसे के प्रवाह को बढ़ा सकें। अगर मैं किसी चीज का उदाहरण हो सकता हूँ तो यह है कि आप एक दयालु, प्रेमपूर्ण, परवाह करने वाले, उदार और आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और बेहद अमीर भी। मेरा प्रबल आग्रह है कि आप इस मिथक को भुला दें कि धन किसी तरह से बुरा होता है या दौलतमंद बनने के बाद आप कम अच्छे या कम पवित्र हो जाएंगे। यह विश्वास बिल्कुल गोश्त है और अगर आप इसे खाते रहेंगे तो आप सिर्फ मोटे ही नहीं होंगे बल्कि मोटे और कड़के हो जाएंगे। देखा, दोनों का एक और उदाहरण मिल गया। मित्रों, दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पर्स में क्या है या क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है या क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। यह सोचना कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, यह वह चिंतन है और सरासर घटिया प्रोग्रामिंग है जो आपको खुशी और सफलता को बढ़ाने में जरा भी मदद नहीं करती है। यह आपके आसपास के लोगों को मदद भी नहीं करती है, खासतौर पर बच्चों की। अगर आप अच्छे इंसान बनने पर तुले ही हुए हैं तो फिर इतने अच्छे जरूर बने कि अपनी कमजोर करने वाली धारणाओं से अगली पीढ़ी को संक्रमित न करें। अगर आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, चाहे स्थिति जो भी हो, तो यह वह चिंतन छोड़ दें और दोनों के इरादे को कायम रखें।
घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें। मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहली, दोनों चीजें पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने का अभ्यास करें। जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएं, तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। दूसरी, जागरूक बने कि धन का प्रवाह हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी आप पैसा खर्च करें, तो खुद से कहें, यह पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सबके मूल्य में वृद्धि करेगा। तीसरी, खुद को दूसरों का रोल मॉडल बनाएं। दिखाएं कि आप दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं। दौलत की फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपने नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है, तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं। आपकी नेटवर्क कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है, इस तरह की बातें अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। कंट्री क्लब में वित्तीय चर्चा लगभग हमेशा नेटवर्क पर केंद्रित होती है। जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शंस बेचे हैं, उसकी नेटवर्क 3 मिलियन से ज्यादा हो गई है। पॉल की कंपनी अभी भी सार्वजनिक हुई है, अब उसकी नेटवर्क 8 मिलियन हो गई है। शू ने अपना बिजनेस बेच दिया है, उसकी नेटवर्क अब 12 मिलियन हो गई है। कंट्री क्लब में आप यह नहीं सुनेंगे, हे क्या तुमने सुना कि जो की तनख्वाह बढ़ गई है। हाँ, और 2% जीवन निर्वाह भत्ता अलग से। अगर आप यह सुनते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि उस दिन वहां कोई मेहमान आया है जो ऐसी बातें बोल रहा है। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। अपने नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ लें, जैसे नगद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य आदि। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए, उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा लें। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नगद में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के बाहरी अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। नेटवर्थ के ये 4 तत्व हैं, आमदनी, बचत, निवेश और सरलीकरण। अमीर लोग जानते हैं कि ऊंची नेटवर्थ के समीकरण में सभी चारों तत्व शामिल होते हैं। क्योंकि चारों ही तत्व अनिवार्य हैं, इसलिए आइए हम हर एक की जांच करते हैं। आमदनी 2 प्रकार की होती है, काम के बदले आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। काम के बदले आमदनी वह पैसा है जो आप सक्रिय रूप से काम करके कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या उद्यमी के लिए बिजनेस से होने वाला लाभ या कमाई शामिल होती है। काम की आमदनी के लिए यह जरूरी है कि पैसे कमाने के लिए आप अपने समय और मेहनत का निवेश करें। सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना नेटवर्क के बाकी 3 तत्वों तक पहुंचना लगभग असंभव है। सक्रिय आमदनी यह है कि हम जिस तरह अपनी वित्तीय कुप्पी को भरते हैं, अगर बाकी चीजें समान हो, तो सक्रिय आमदनी जितनी ज्यादा होती है, आप उतनी ही ज्यादा बचत और निवेश कर सकते हैं। हालांकि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्क के समूचे समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। दुर्भाग्य से गरीब और कई मध्यम वर्गीय लोग चारों तत्वों में से सिर्फ सक्रिय आमदनी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नेटवर्क नाम मात्र की या शून्य रहती है। निष्क्रिय आमदनी वह है जो आप बिना कोई काम किए कमाते हैं। हम कुछ समय बाद निष्क्रिय आमदनी पर ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल इसे कुप्पी को भरने वाली आमदनी की एक ऐसी धारा माने जिसका उपयोग खर्च, बचत और निवेश करने में किया जा सकता है। बचत भी अनिवार्य है। हो सकता है आप बहुत सा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप उसमें से जरा भी बचत नहीं करते हैं, तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उनके पास जितना भी पैसा होता है, उसे वे पूरा खर्च कर डालते हैं। वे तात्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर रखते हैं। खर्च करने वालों के 3 सूत्र होते हैं। उनका पहला सूत्र है, यह सिर्फ पैसा है। यही वजह है कि पैसा उनके पास ज्यादा नहीं रहता। उनका दूसरा सूत्र है, जो जाता है वह आता भी है। कम से कम वे इसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनका तीसरा सूत्र है, माफ कीजिए, मैं यह काम इस समय नहीं कर सकता, मैं कंगाल हूँ। कुप्पी को भरने की आमदनी कमाए और बचाए बिना नेटवर्क के अगले तत्व को पाना असंभव है। जब आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना शुरू कर देते हैं, तो आप अगली अवस्था तक पहुंच सकते हैं और निवेश करके इस पैसे को बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर आप निवेश में जितने बेहतर होंगे, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और ज्यादा नेटवर्क उत्पन्न करेगा। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में समय और ऊर्जा लगाते हैं। वे उत्कृष्ट निवेशक बनने पर गर्व महसूस करते हैं या निवेश के लिए उत्कृष्ट निवेशकों की सेवाएं लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते हैं और कंगाल बने रहते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, समीकरण का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। नेटवर्क का हमारा चौथा तत्व इन सभी में छुपा रुस्तम साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग दौलत बनाने में इसके महत्व को पहचानते हैं। यह सरलीकरण का तत्व है। यह बचत से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप जानबूझकर ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की जरूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत कम करके आप अपनी बचत बढ़ा लेते हैं और निवेश के लिए उपलब्ध पैसे की मात्रा भी। सरलीकरण की शक्ति का उदाहरण देने के लिए मैं अपने मिलेनियर माइंड सेमिनार की एक प्रतिभागी की कहानी सुनाता हूँ।
जब शिव सिर्फ 23 साल की थी तो उसने एक समझदारी का काम किया। उसने $3 लाख से कम कीमत पर एक मकान खरीद लिया। 7 साल बाद जब बाजार गर्म हो गया तो शिव ने अपना मकान $6 लाख से अधिक में बेच दिया। यानी उसे $3 लाख से ज्यादा का फायदा हुआ। उसने एक नया मकान खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपना पैसा 10% ब्याज पर सुरक्षित सेकंड मॉर्गेज में निवेश कर दे और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण कर ले तो वह दरअसल निवेश से होने वाली आमदनी पर ही आराम से जी सकती है और उसे दोबारा कभी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए नया मकान खरीदने के बजाय वह अपनी बहन के साथ रहने लगी। आज 30 साल की उम्र में शिव वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। उसने अपनी स्वतंत्रता बोरे भर पैसे कमाकर हासिल नहीं की है, बल्कि सचेतन रूप से अपने खर्च कम करके हासिल की है। हाँ, वह अब भी काम करती है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है, लेकिन उसे काम करने की जरूरत नहीं है। दरअसल साल में वह सिर्फ 6 महीने काम करती है, बाकी समय वह पीजी में बिताती है। इसका कारण यह है कि वह उस जगह से प्यार करती है और इसके अलावा जैसा वह कहती है उसका पैसा वहाँ ज्यादा समय चलता है। क्योंकि वह पर्यटकों के बजाय स्थानीय नागरिकों के साथ रहती है, इसलिए उसका खर्च भी कम होता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर साल 6 महीने किसी सुंदर टापू पर बिताना चाहेंगे, कभी दोबारा नौकरी नहीं करना चाहेंगे, और वह भी सिर्फ 30 साल की उम्र में। 40 साल के बारे में क्या कहना है, 50, 60, कभी भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिव ने एक सरल जीवन शैली बनाई। परिणाम स्वरूप उसे जीने के लिए ज्यादा दौलत की जरूरत ही नहीं रही। तो आर्थिक रूप से खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको महल में रहने की जरूरत हो, 3 वैकेशन होम्स की जरूरत हो, 10 कारों की जरूरत हो, साल में एक बार दुनिया भर की सैर करने की जरूरत हो, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की जरूरत हो और अपने जीवन का मजा लेने के लिए बेहतरीन शैंपेन पीने की जरूरत हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहरहाल यह जान लें कि आपने कुछ ज्यादा ही ऊंचे लक्ष्य बना लिए हैं और आपको खुशी के उस बिंदु तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको खुश होने के लिए इन सारे खिलौनों की जरूरत नहीं है तो शायद आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बार फिर अपने नेटवर्क बनाना 4 हिस्सों वाला समीकरण है। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप किसी बस को 4 पहियों पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो यात्रा कैसी होगी? शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी, चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। क्या यह वर्णन जाना पहचाना लगता है? अमीर लोग पैसे के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी यात्रा तेज, आरामदेह, सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। वैसे मैं बस के उदाहरण का प्रयोग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब आप दौलत की बस बना लेते हैं तो आप इसमें दूसरों को भी बैठा सकते हैं। गरीब और ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग पैसे के खेल को सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका ढेर सारे पैसे कमाना है। वे इस बात पर सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वे कभी अमीर रहे ही नहीं है। वे पार्किंसंस के नियम को नहीं जानते हैं। इसके अनुसार खर्च हमेशा आमदनी के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। हमारे समाज में यह बात आम है। आपके पास पहले से ही एक कार है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक मकान है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं और आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। आप पहले से ही छुट्टियां मनाने पर खर्च कर रहे हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जाहिर है इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ते जाते हैं, इसलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। इस पुस्तक का शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड है। किसी को मिलेनियर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्क के आधार पर? नेटवर्क के आधार पर। इसलिए अगर आपका इरादा मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह सिर्फ आपकी आमदनी पर आधारित नहीं होती है। अपनी सही नेटवर्क जानने की नीति बनाएं। यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक कोरा कागज लें और उस पर शीर्षक लिखें, नेटवर्क। फिर एक आसान चार्ट बनाएं जो शून्य से शुरू होता हो और उस धनराशि पर खत्म होता हो जो नेटवर्क का आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्क लिख लें। फिर एक 90 दिन बाद अपनी नई नेटवर्क लिखें। फिर हर 90 दिन बाद अपनी नई नेटवर्क लिखें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं क्योंकि आप अपने नेटवर्क पर निगाह रख रहे हैं। याद रखें, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जैसा मैं अक्सर अपने प्रशिक्षण में कहता हूँ, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। अपने नेटवर्क पर निगाह रखकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए आपकी नेटवर्क भी बढ़ेगी। वैसे यह नियम आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। इस लक्ष्य के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप किसी अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजें और उसके साथ योजना बनाएं। ये विशेषज्ञ आपकी नेटवर्क पर निगाह रखने और उसे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे आपके वित्तीय मामले सुव्यवस्थित कर देंगे और आपको बचत करने और पैसे बढ़ाने के बहुत से निवेश साधन सुझाएंगे। अच्छे योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा तरीका किसी ऐसे दोस्त या सहयोगी की सलाह है जो अपने वित्तीय योजनाकार से खुश हो।
मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने योजनाकार की हर बात को पत्थर की लकीर मान लेनी चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल खोज लें जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति की योजना बनाने और उस पर निगाह रखने की योग्यता हो। अच्छा योजनाकार आपको ऐसे औजार, सॉफ्टवेयर, ज्ञान और सुझाव दे सकता है जिससे आप दौलत बनाने वाली निवेश की आदतें डाल सकते हैं। आमतौर पर मैं ऐसा योजनाकार खोजने की सलाह देता हूँ जिसके पास बीमा या म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट हों। इस तरह आप बहुत से विकल्पों के बारे में जान सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपनी नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहली, नेटवर्क के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश बढ़ाना और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण करके खर्च कम करना। दूसरी, नेटवर्क स्टेटमेंट बनाएं। ऐसा करने के लिए अपने पास की हर चीज का वर्तमान मूल्य लिख लें और इसमें से अपने सारे कर्ज घटा लें। इस स्टेटमेंट को हर तिमाही में देखें और दोबारा बनाएं। एक बार फिर केंद्रित ध्यान के नियम द्वारा आप जिस चीज पर निगाह रखते हैं वह बढ़ेगी। तीसरी, किसी सफल वित्तीय योजनाकार की सलाह लें जो किसी जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता हो। एक बार फिर अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों और सहयोगियों से उनके योजनाकारों के बारे में सलाह मांगना है।